नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेचा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, आजकल की इन कक्षाओं में हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं एक विशेष प्रैक्टिस सेट में इससे पूर्व की क्लास में हमने प्रश्न देखे थे और साथ ही में उनकी जिन प्रश्नों में कुछ की हम व्याख्या देख सकते थे, विकल्पों की व्याख्या देखी थी। आगे ये प्रश्नों का स्तर और बढ़ता चला जाएगा और साथ ही में प्रश्नों की संख्या भी बढ़ रही है। व्याख्या भी जितना प्रयास होगा ज़्यादा से ज़्यादा हम करने का प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विकल्पों से भी आपकी जो है तैयारी आगे बढ़ती रहे। अगर आप चैनल पे पहली बार आपको ये क्लास मिल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में लाइक कीजिए क्लास को और जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो रही है। ठीक है, जो भी बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए। साथ ही में हमारा पेड बैच भी चल रहा है। अगर कुछ बच्चे जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी नेट सीआरएफ का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है या क्लास के अंतिम में हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे, आप उस पर एडमिशन की बात कर सकते हैं। साथ ही में प्रैक्टिस सेट भी हमारा चल रहा है। अगर आप प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्वर वर्णों में स्त्रीलिंग वर्ण नहीं है। आपको बताना है कि जो आपके वर्ण हैं, स्वर वर्ण, वो प्रायः सभी जो हैं पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। वो 3 वर्ण होते हैं। आपको यही आज ही की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न था कि निम्नलिखित स्वर वर्णों में स्त्रीलिंग वर्ण नहीं है। कौन सा स्त्रीलिंग वर्ण नहीं है? पहला है ई, दूसरा है ऐ, तीसरा है उ और चौथा विकल्प है आपका री। यहाँ पर जो आपका स्त्रीलिंग वर्ण नहीं है वो सी विकल्प, यानी कि जो उ है वो आपका स्त्रीलिंग वर्ण नहीं है और बाकी के जो 3 हैं ई, ऐ और री, ये तीनों आपके स्त्रीलिंग वर्ण हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न किसी भी तरह से बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? आपको बताना है कि अभी तक आपने हिंदुस्तानी पढ़ा, जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो तो इसको समझ गए होंगे। हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? ए विकल्प है संस्कृत निष्ठ, दूसरा है ब्रज अवधि का मिश्रित रूप, या हिंदी उर्दू मिश्रित, या दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी आपको पता है कि उर्दू से आई हुई है। यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदी उर्दू मिश्रित जो आपकी हिंदी है उसको हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विश्व हिंदी सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या कि प्रवासी भारतीय और हिंदी था? आपको बताना है कि कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन था जिसका केंद्रीय विषय प्रवासी भारतीय और हिंदी था। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन या 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ये आपको बताना है कि किस विश्व हिंदी सम्मेलन का विषय प्रवासी भारतीय और हिंदी था। ये प्रश्न मैं यूं ही नहीं लेके आई हूँ, यूपीएसआई 2021 की परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। टीजीटी पीजीटी में तो ये प्रश्न बहुत सरल हो जाते हैं, इसीलिए। तो अभी का जो प्रश्न था हमारा कि प्रवासी भारतीय और हिंदी, ये जो थीम थी ये किस हिंदी सम्मेलन की थी? विश्व हिंदी सम्मेलन की। तो ये थी आपके पहला विकल्प, यानी कि 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन की जो थीम थी वो थी प्रवासी भारतीय और हिंदी। बात करें छठा विश्व हिंदी सम्मेलन, तो इसकी जो थीम थी, इसकी थीम थी हिंदी और भावी पीढ़ी। हिंदी और भावी पीढ़ी, ये छठे विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम थी। 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो विश्व हिंदी नई शताब्दी और चुनौतियां। नई शताब्दी और चुनौतियां,
ये जो थीम थी ये आपकी जो है 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थी। और 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो इसकी थीम थी विश्व मंच पर हिंदी। विश्व मंच पर हिंदी, ये थीम आपके 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थी। आपको ध्यान रखना है कि 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन थे, इनकी जो थीम थी, इनका जो केंद्रीय विषय था, इनका जो केंद्रीय वाक्य था, ये आपका तैयार हो चुका है। ठीक है, जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि व्याख्या विस्तृत करनी है वहाँ हम विस्तृत व्याख्या करके आपको अवगत कराते हुए चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सुमित्रा शब्द में प्रत्यय है। आपको बताना है कि ये जो सुमित्रा शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है। इत्रा प्रत्यय है, त्रा प्रत्यय है, ए प्रत्यय है या आ प्रत्यय है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो आ प्रत्यय है। आप देखेंगे तो इसमें सु जो है उपसर्ग है, मित्र इसमें मूल शब्द है और आ इसमें प्रत्यय है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, यहाँ पे समय नहीं देंगे। अगला प्रश्न है आपका चाय आगत शब्द है। चाय जो शब्द है वो कहाँ से आया हुआ है। जापानी शब्द है, चीनी शब्द है, जर्मनी शब्द है या पुर्तगाली शब्द है। तो आप सभी को पता है कि चाय, चीनी, ये सब जो है चीनी भाषा यानी कि चीनी भाषा से, चीनी से आया हुआ, चीन से आया हुआ ये शब्द है। ठीक है, विदेशी शब्दों को भी आपको याद कर लेना चाहिए, कुछ जो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बात हुई है संज्ञा के प्रकार, हमने नहीं पूछा है। यहाँ पे प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो बात करें 5 भेद, 6 भेद, 2 भेद या 3 भेद। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इस तरह का तो प्रश्न होता ही नहीं है, संज्ञा के सीधे सीधे प्रकार आते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे जो भी प्रश्न है वो बहुत नवीनता के साथ में आपको ला रहे हैं। धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद हैं वो आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। एक आपके रूढ़, एक आपके यौगिक और दूसरा है योग रूढ़। योग रूढ़, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आपको बताना है कि इन 4 विकल्पों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। मुनि, प्रत्येक, घर, दर्शन। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो दर्शन होगा। जो दर्शन है, दर्शन कर लिए। ठीक है, एक व्यक्ति करता है तो भी, अनेक व्यक्ति करते हैं तो भी, तो दर्शन आपका सदैव जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। कल की क्लास में एक बच्चे का मुझे कमेंट था और बहुत अच्छा कमेंट था। उसने कहा था कि हमारे 19 प्रश्न सही हुए हैं। तो जब भी आप प्रश्नों को लगाते हैं आप नोट पेन कॉपी लगा लेकर ही मेरे प्रश्नों को लगाइएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न तो सरल होते हैं। अब जैसे हमने एक प्रश्न में थीम बताई थी आपको, तो ये थीम आपको नोट कर लेनी चाहिए, कभी भी प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न है उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उसका भाई खेलता है। अब आप कहेंगे कि उसका भाई खेलता है तो ये तो संबंधवाचक हुआ। अगर हम ज़्यादा थोड़ी सी देर रुक के नहीं सोचेंगे तो आप फिर इस प्रश्न को गलत कर देंगे। तो इसमें रहेगा आपका सही विकल्प पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अगर हम बात करेंगे तो अन्य पुरुषवाचक की, पुरुषवाचक में भी हमने 3 भेद पढ़े थे। अगर किसी को सर्वनाम की क्लास में या इस प्रश्न को समझने में थोड़ी सी भी समस्या हो रही है तो वो प्लेलिस्ट में जाके सर्वनाम की क्लास देख सकता है। ठीक है, संबंधवाचक में बताया जाता है कि वह मेरा भाई है, श्याम मेरा भाई है। तो जहाँ पे सीधे सीधे संबंध बताया जाता है वहाँ संबंधवाचक होता है आपका।
निजवाचक, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी कलम है, यह मेरी कार है, यहाँ पे निजता का बोध होता है। निजवाचक यानी कि मैं अपना काम खुद कर लूँगा। निश्चयवाचक, यह मेरी कलम है, यह निश्चय है, यह मोहन की गाड़ी है, यह निश्चय है कि मोहन की ही गाड़ी है। तो इस तरह के वाक्यों को आपको ध्यान रखना है। तो उसका भाई खेलता है, उसका यानी कि किसी तीसरे का, तो अन्य पुरुषवाचक में ये पहुंच जाएगा आपका सर्वनाम वाला प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है। आपको बताना है कि 4 विकल्पों में से किस विकल्प में प्राविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, या बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, मुझे मुझे तो थोड़ी सी भूख है। आपको ध्यान रखना है कि प्रविशेषण आप सभी को बताया था कि जहाँ पे जिस शब्द से अधिकता या कम, मतलब एक विशेषता का जहाँ बोध होता है, वहाँ पे प्रविशेषण कहते हैं। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा, यहाँ पे खट्टे हैं, तो आपका प्रविशेषण है। बच्चे समझदार हो गए हैं, ये आपका विकल्प इसमें सही होगा, इसमें प्रविशेषण नहीं है। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, बहुत ही बल दिया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, मुझे तो थोड़ी सी भूख है। ठीक है, तो एक जहाँ विशेष बल दिया जाता है वहाँ पे प्रविशेषण होता है, आपको पता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। जो कार्य को करने वाला करता है वो एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, तो वहाँ पर जो पहली क्रिया है उसको क्या कहते हैं। भूतकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया या नामबोधक क्रिया। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो रहेगा पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया में लग जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है तो आप क्लास देख सकते हैं, विस्तृत पढ़ाया हुआ है, बहुत विस्तृत, आपके सारे फैक्ट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो जिनको भी जिस भी टॉपिक की क्लास देखनी है व्याकरण में, तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, तो किस में नहीं होगा। भूतकालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में या वर्तमान कालिक रूप में। तो यहाँ पर जो कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, जबकि कर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके अनुसार कोई लिंग परिवर्तन नहीं होगा, तो वो रहेगा आपका आज्ञार्थक रूप में। जैसे कहते हैं कि बाजार से सब्जी लाओ, उसमें स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, और आज्ञा देने वाला भी स्त्री या पुरुष हो सकता है, तो उसमें उसके अनुसार जो है लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आज्ञार्थक रूप के जो वाक्य रहेंगे उनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य में वाक्य का प्रकार है। ये किस प्रकार का वाक्य है, वाक्य की क्लास में आप देख सकते हैं। निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या विधिवाचक। तो इसमें जो आपका सही विकल्प रहेगा वो रहेगा प्रश्नवाचक। प्रश्न कर रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। निषेधवाचक में सीधे सीधे होता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना है। विस्मयवाचक में अरे ऐसे कैसे हुआ, अभी तक तो अच्छे भले थे, तो एक आश्चर्य जहाँ होता है तो वहाँ विस्मय होता है। विधि जो नॉर्मल रूप में वाक्य प्रयुक्त होता है उसको विधिवाचक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो जाकर पुनः आ गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जो जाकर पुनः आ गया हो यानी कि गया और पुनः वापिस आ गया, उसके लिए सही शब्द जो है वाक्यांश का कौन सा है। तो पुनरुक्ति, पूर्वोक्त, प्रत्यागत या प्रवासी। आप सभी को पता है कि पुनरुक्ति जहाँ एक शब्द बार बार आता है, ठीक है, वहाँ पुनरुक्ति होती है। पूर्वोक्त जहाँ पूर्वोक्त का मतलब होता है पहले कहा गया कथन,
पहले कहा गया कथन, ये जो शब्द रहेगा यहाँ पे आपका पूर्वोक्त रहेगा। आता है सी, यानी कि प्रत्यागत। प्रत्यागत यानी कि जो जाकर पुनः आ गया हो, उसके लिए प्रत्यागत का प्रयोग होता है। इसके लिए एक शब्द का और प्रयोग करते हैं, लौट कर आया हुआ। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न में घुमा देते हैं। तो लौट कर आया हुआ, इसके लिए भी प्रत्यागत का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो एक ही प्रश्न से आपके दो विकल्प, मतलब एक ही विकल्प से आपके दो प्रश्न तैयार हुए। प्रवासी का मतलब आप सभी को पता है, जो व्यक्ति विदेश में रहता है। ठीक है, जो व्यक्ति विदेश में रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हमेशा एक जैसा रहना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? ठीक है, तो आपका है हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यानी कि जो होनहार होता है वो दूर से ही दिखाई दे जाता है, उसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती है। तीसरा है मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी, आप क्या कहते हैं, किसी के प्रश्न बुराई कर रहे हो और सीधे से नहीं कहना चाह रहे हो, ये है। और डी विकल्प है आपका, सावन हरे न भादो सूखे। इसके लिए जो सही लोकोक्ति है वो यही है कि सावन हरे न भादो सूखे, यानी कि हमेशा एक जैसा रहना, उसी के लिए प्रयुक्त होता है सावन हरे न भादो सूखे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मनमथ शब्द में समास है। मनमथ शब्द में समास है, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो जो मनमथ शब्द है, इसमें जो आपका समास है ये होगा यहाँ पर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्यों होगा बच्चे? यानी कि मनमथ, मन को मथने वाला, मन को मथने वाला, अर्थात कामदेव। तो उसके लिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। आपको पता है कि जब कोई तीसरा पद बनता है नया, तो वहाँ पर आपका जो है बहुव्रीहि समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो इसमें जो आपका सही शब्द है सी विकल्प है, आप सभी को पता है, इसमें कुछ कहने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मूक का विलोम शब्द है। मूक का मृदुभाषी, यानी कि मीठा बोलने वाला, अल्पभाषी, थोड़ा सा कम बोलने वाला, कटुभाषी, कठोर बोलने वाला, वाचाल, अधिक बोलने वाला। तो मूक यानी कि गूंगा और अधिक बोलने वाला वाचाल, तो दोनों का विपरीत हो गया। विपरीत यानी कि विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, सख्यागमन शब्द में संधि है। जो सख्यागमन है इसमें कौन सी संधि है? पहले विच्छेद कर लेते हैं। चलिए, तो इसका विच्छेद होगा सखी धन आगमन। सखी धन आगमन को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ई और आ मिला, आप देखेंगे तो आपका या हो जाता है। इसी के साथ में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि। आपको पता है दीर्घ संधि में समान मात्रा रहती है, गुण संधि में एक मात्रा ऊपर जाती है, ये विस्तृत क्लास में हमने पढ़ा रखा है। वृद्धि संधि में दो मात्राओं का प्रयोग होता है। यहाँ पे आधा शब्द है, यानी कि यहाँ पे यण संधि आपका सही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? कुंडलिया जो छंद है वो किन दो छंदों के योग से बनता है? कुंडलिया छंद में आपको पता है 4 चरण होते हैं। इसमें जो पहले दो चरण होते हैं वो दो दोहे होते हैं और बाद में 4 रोला के चरण होते हैं, इसीलिए 6 चरण होते हैं। अब इसमें इतना बता दिया है तो आपको पता ही चल गया होगा
कि दोहा और रोला इसमें जो है कुंडलिया छंद में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? कौन बनाता है इसमें? तो अनुभाव, आश्रय, संचारी भाव या विभाव। तो यहाँ पर जो स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य जो बनाते हैं वो आपके विभाव बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऐसे कौन से रचनाकार हैं जिनको वर्ष 2014 का 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपके रमेश चंद्र साहा हैं, राजेश जोशी हैं, केदारनाथ सिंह हैं या अमरकांत हैं? इनमें से कौन से रचनाकार हैं जिनको वर्ष 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपका जो सही विकल्प होगा इसमें ए होगा, रमेश चंद्र साहा। रमेश चंद्र साहा की बात करें तो इनका उपन्यास है विनायक। विनायक इनका उपन्यास है और उस पर 2014 का इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहीं पे बात कर लेते हैं राजेश जोशी। तो इनका है दो पंक्तियों के बीच इस रचना पर, ये है इनका काव्य, और इस काव्य रचना पर 2002 यानी कि 2002 का इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। केदारनाथ सिंह की बात कर लें तो अकाल में सारस ये इनका काव्य है और इनको मिला है 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। वहीं बात कर लें अमरकांत जी की तो अमरकांत जी का इन्हीं हथियारों से उपन्यास है और इस पर वर्ष 2007 का इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जो चारों लेखक थे, जो रचनाकार थे, उनके साहित्य अकादमी उनको किस रचना पर किस वर्ष मिला है ये हमने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। उक्त पंक्तियां, यहाँ पे की रह गया है, यहाँ पे किस होगा? किस संपादक ने अपने किस पत्र में लिखी थी? बताना है आपको कि कौन संपादक हैं और उनका कौन सा पत्र है। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण, देवकी नंदन खत्री प्रयाग समाचार, कार्तिक प्रसाद खत्री प्रेम विलासिनी पत्र, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्र। तो इनमें से किसने ये पंक्ति लिखी थी अपनी पत्रिका में या पत्र में कि 8 मास बीते जजमान, अब तो 8 मास बीत गए हैं, जजमान यानी कि व्यक्तियों, अब तो करो दक्षिणादान, अब तो कुछ दक्षिणादान करो। ये जो पंक्तियाँ लिखी थी आपके प्रताप नारायण मिश्र जी ने। प्रताप नारायण मिश्र जी का पत्र है ब्राह्मण पत्र। इसके लिए इन्होंने चंदे के स्वरूप में ये पंक्तियाँ लिखी थी क्योंकि ये आर्थिक संकट में थे और उसके बाद जो है ये चल नहीं पाता पत्र, इसीलिए इन्होंने लिखा था। ठीक है, ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कभी कभी एसआई में भी पूछ लिया जाता है कि पिछली बार एसआई में एक प्रश्न मुझे इससे किसी ने पूछा था कि सूरदास ने दृष्टिकूट पदों का प्रयोग अपनी किस रचना में किया है। तो इस तरह के प्रश्न एसआई तक में पूछे जाते हैं, पुलिस वाले भी ध्यान दें तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। क्या कथा वस्तु है या मानस के हंस का जो आधार है वो क्या है? बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, राष्ट्रोन्मुख बुद्धकालीन भारत, लोरिक चंदा की लोक कथा या तुलसीदास का मानसिक विकास। तो ये जो उपन्यास है अमृतलाल नागर का मानस का हंस, ये एक तो जीवनी परक उपन्यास है। जीवनी में अगर हम बात कर लेंगे तो मानस का हंस ये तुलसीदास, यानी कि डी विकल्प जो है आपका वो सही हो जाएगा। तुलसी का मानसिक विकास ये भी हो जाएगा, या तुलसी का जो जीवन परिचय है थोड़ा सा भी घुमाव हो जाता है विकल्पों में, तो आप परेशान ना हुआ कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि रीतिकाल का वह कौन कवि है जिसने वीर रस में कविता लिखी है।
ये तो आप कोई भी गलत प्रश्न नहीं करेंगे। पहला है भूषण घनानंद देव पद्माकर। आप सभी को पता है कि रीतिकाल में वीर रस में कविता करने वाले एक ही कवि हैं, वो हैं आपके भूषण। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि कनैला की कथा कहानी के रचनाकार हैं। कनैला की कथा जो कहानी है इसके रचनाकार कौन है, तो आपको ध्यान रखना होगा। ए विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, बी विकल्प है आपका संजीव, सी विकल्प है दूधनाथ सिंह और डी विकल्प है आपका जैनेन्द्र कुमार। तो कनैला की कथा थोड़ा सा महत्वपूर्ण कहानी है ये। इनकी एक और कहानी है बोलगा से गंगा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी। तो ये जो रचनाकार हैं इसके कनैला की कथा के राहुल सांकृत्यायन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी संजीव की अगर आप देखेंगे तो ब्लैक होल ये कहानी बहुत चर्चित है, ये प्रश्न में बन सकती है। दुनिया की सबसे हसीन औरत, ये भी इनकी थोड़ी सी चर्चित कहानी है। और बात करें दूधनाथ सिंह की तो सपाट चेहरे वाला आदमी, सपाट चेहरे वाला आदमी। और इसी के साथ में बात करें जैनेन्द्र कुमार की, तो जैनेन्द्र कुमार की कई कहानी हैं जैसे कि खेल, पाजेब, पत्नी, फांसी, हत्या। ये जो कहानियां हैं ये आपके जैनेन्द्र कुमार जी की है। जो ये जो कहानीकार हैं इनकी कहानियां जो भी हमने लिखवाई हैं ये बहुत चर्चित हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। जिनको भी टीजीटी या पीजीटी में बैच ज्वाइन करना है या बात करें तो नेट या जेआरएफ का या प्रैक्टिस सेट जिनको भी ज्वाइन करना है वो कॉल कर सकते हैं 9568802463। इस नंबर पे कॉल करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पेड बैच है रिकॉर्डेड क्लास का वो चल रहा है बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ में। हम आपको वहाँ पे क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं विस्तृत और व्याख्यात्मक, बहुत बेसिक, अवधारणात्मक और सरल रूप में वहाँ पे आपकी क्लासें चल रही हैं। तो ठीक है, अभी की क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं। आगे भी आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, हम इसी तरह प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों की संख्या बढ़ती रहेगी, प्रश्नों का स्तर बढ़ता रहेगा। जो भी आपके आसपास में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से संबंधित, आप जितना हो उन तक क्लासों को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए जो भी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में बहुत नवीन प्रश्न हम लेके आ रहे हैं। और साथ ही में ये जो प्रश्न है यहाँ से विकल्पों में से भी जो प्रश्न है आपकी परीक्षाओं में बन जाते हैं। तो जो भी बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। जब आप क्लास देखने आते हो तो लाइक कर दिया कीजिए। जो भी आपको उचित कमेंट लगे वो कमेंट कीजिए, क्योंकि हमने पहली क्लास में भी आपसे बोला था कि अगर आप प्रैक्टिस सेट टॉपिक टू टॉपिक लेना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिए, और अगर मिश्रित लेना चाहते हैं तो मिश्रित भी आप हमें कमेंट कर दीजिए आपको प्रैक्टिस सेट कैसा चाहिए। अगर आप टॉपिक टू टॉपिक लेंगे तो एक दिन व्याकरण का रहेगा और एक दिन साहित्य का रहेगा। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी का धन्यवाद।